हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे विविधता की समझ, क्लास 6 चैप्टर 1। आज हम लोग जानेंगे कि विविधता आखिर होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दोस्ती करना। दोस्ती करना, क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है। नीचे दी गई कहानी पढ़े और इस बारे में सोचिए। मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया, मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था जो जनपद की भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब भी वहां से साइकिल से गुजरता, वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता रहता। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? मतलब पहनावे ओढ़ावे से इस तरह से लग रहा था कि वो सिर्फ अंग्रेज़ी ही बोलता है, बहुत रईस लोग होंगे। बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा। क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका, पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हैं। वह बोला, मतलब कि आप हिंदी पढ़ भी सकते हैं? हाँ, बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा धीरे होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट के साथ भी हिंदी पढ़ी है। सब्जेक्ट? उसने पूछा। अब जो कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है। वह कुछ होता है। मैंने शुरू किया ही था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों के हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। अगले दिन वह फिर से वहाँ पर था। वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार। अब बताइए सब्जेक्ट क्या चीज़ है? अंग्रेजी का यह शब्द उसकी जुबान पर अजीब लग रहा था। ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ है प्रजा, उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा है। ओह, यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। उसके बाद चुंकी बत्ती लाल हो गई थी, सो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? कभी नहीं, उसने जवाब दिया। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम शुरू कर दिया था। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने पूछा, पर तब तक बत्ती हरी हो गई और मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना, वह मेरठ में है, और उसके साथ बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। आपका नाम? यह तो बड़े आश्चर्य की बात थी। मेरी साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी समीर है, मैंने बताया। क्या? उसकी आंखें एकदम से चमक उठी। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें पता है समीर का अर्थ है हवा, पवन, और पवन पुत्र कौन है जानते हो ना? हनुमान। तो अब से आप समीर 1 और मैं समीर 2, उसने खूब खुश होते हुए कहा। हाँ ठीक है, मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर 2। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चौराहे पर उसकी चिर परिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई है, उसने कहा। वहाँ दंगों में बहुत लोग मारे गए हैं। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर,
मैंने शुरू किया ही था, मैं मुस्लिम समीर हूँ, वह बोल पड़ा। और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आई। जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसने नज़र ऊपर नहीं उठाई। अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था। ना उसके अगले दिन वह दिखा और ना आगे फिर कभी आई। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता कि मेरा समीर 2 आखिर कहाँ गया। जहाँ समीर एक एक को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती है, वहीं समीर 2 हिंदी बोलता है। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर 1 और समीर 2 की धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमियाँ भी अलग है। जहाँ समीर एक हिंदू है, वहीं समीर 2 मुसलमान है। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान-पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की ये भिन्नताएं विविधता के पहलू हैं। अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर 1 और समीर 2 कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग अलग थे। उदाहरण के लिए समीर 1 ने स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि समीर 2 अखबार बेचता था। समीर 2 को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। आपने संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब है और जिनकी भोजन, घर और कपड़े की ज़रूरत भी पूरी नहीं हो पाती। यह फ़र्क उस फ़र्क से अलग है जिसके बारे में हमने पढ़ा। यह विविधता का रूप नहीं है, बल्कि गैर बराबरी का रूप है। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास अवसर है और ना ही ज़मीन या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास है। इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है। यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं। लोग जिस जाति में पैदा होते थे उसे बदल नहीं सकते थे। समीर 1 और समीर 2 से ये साबित नहीं होता कि उनके बीच विविधता थी। उनसे ये साबित होता है कि वो गैर बराबरी थे। समीर एक के पास बहुत सारे अवसर थे स्कूल जाने का, पढ़ाई करने का, लेकिन समीर 2 के पास ऐसे अवसर नहीं थे। इसलिए इसे हम विविधता ना कह कर के गैर बराबरी कहेंगे। अब आगे देख लेते हैं। अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गए तो आपकी जाति कुम्हार की होती है और आप बस वही बन सकती थी। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था। इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। इससे गैर बराबरी पैदा हुई। आप इस बारे में अगले पाठ में ज़रूर पढ़ेंगे। अब हम दूसरा चैप्टर देख लेते हैं। विविधता हमारे जीवन को कैसे स्मित करती है। ठीक है, जैसे समीर 1 और समीर 2 दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियां होगी जो आपसे बहुत अलग होगी। आपने शायद उनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ अलग त्यौहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहन कर देखे होंगे और थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। आपको शायद तरह तरह के जानवरों, रानियाँ, साहसिक घटनाएं या भूतों की कहानियाँ पसंद होगी। संभव है कि आपको खुद कहानी बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है। उसको पढ़कर और ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रहे और उन्होंने जानवरों की दोस्ती व लड़ाइयों के बारे में कहानियाँ लिखी। कुछ अन्य लोगों ने राजा रानियों के वृत्तांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे। कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानियाँ आपने सुनी या पढ़ी है उन सभी कहानीकारों
या कहानी सुनाने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहाँ लोग केवल दो ही रंग के कपड़े पहनते हो, लाल एवं सफ़ेद, एक तरह का खाना खाते हो जैसे आलू, समान रूप से केवल दो पशु पक्षी को पालते हो, उदाहरण के लिए हिरन और कौआ, और केवल सांप सीढ़ी खेल से अपना मनोरंजन करते हो। ऐसी जगह रहकर वे कैसी कहानियाँ लिख पाएंगे। भारत में विविधता। भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं, लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में हम एक ही हैं। इस चार्ट को देखेंगे आप। भारत के लोग विविध तरीकों से नीचे लिखे काम करते हैं। यहाँ उनमें से एक तरीका बताया गया है, दो तरीके लिखिए। ठीक है। प्रार्थना। प्रार्थना को इबादत भी कहा जा सकता है। भक्ति गीत गाना, शादी करना, अदालत के रजिस्टर में दस्तखत करना, निकाह, विवाह। इस कॉलम को आप लोग भर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनना, मणिपुर में औरतों का फनेक पहनना। इन दो जगह पे खाली यहाँ भी आप लोग भर सकते हैं। झारखंड के आदिवासियों का एक दूसरे को जोहर कहना, यहाँ भर सकते हैं। मीट या सब्जी डालकर बिरयानी पकाना। इन दोनों कॉलमों को भरिए। की चीज़ें कहते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग हैं। हम विविधता को कैसे समझे। अब यह बात आ गया, हम विविधता को समझे कैसे। विविधता वो नहीं है जो समीर एक समीर दो के पास की बातों से लग रहा था, उसमें गैर बराबरी था। विविधता क्या है अब हम लोग जानेंगे। करीब 200 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज़, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं था, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज़ में घोड़े या ऊँट पर बैठकर जाते या फिर पैदल चलकर। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए, नई ज़मीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। क्योंकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। उन्हें जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता था तो वे नई जगह जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीज़ों वे नई जगह के अपना लेते थे और कुछ चीज़ों में वो पुराने दर पर ही चलते रहते थे। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता जा रहा था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता और धीरे धीरे वह एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति उभरती। अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों से वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान किया है। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते थे। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, उससे विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फ़र्क है। न केवल वहाँ के लोगों के कपड़े और खान पान की आदतों में फ़र्क होगा, बल्कि जिस तरह का काम वे करेंगे वो भी अलग होंगे। शहरों में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग विरले ही अपनी सब्जी या अनाज उगाते हैं। वे इन चीज़ों के लिए बाज़ार पर ही निर्भर रहते हैं, और जबकि गाँव के लोग खुद उपजाऊ करते हैं। आइए भारत के दो भागों लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए समझने की कोशिश करें कि किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। इस चित्र से हम लोग देखेंगे, ये पहाड़ी इलाका है।
देखते हैं। और इधर से रास्ता है, ये रास्ता बना हुआ है। लद्दाख ऊंचे पहाड़ियों वाला रेगिस्तान इलाका है। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती है। यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीने में पिघलने वाले बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्चिमी ऊन मिलता है। सीटेट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है पश्चिमी ऊन के बारे में। तो ये कहाँ मिलता है? जम्मू कश्मीर में। यह ऊन बहुत ही कीमती है, इसलिए पश्चिमी शॉल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्चिमी शॉलें बुनी जाती है। ठीक है, कश्मीरी शॉलें कहाँ बुनी जाती है? पश्चिमी। पश्मीरी शॉलें कहाँ बुनी जाती है? कश्मीर में। ये देखिए, याद रहेगा। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़ एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती है। रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं है। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिससे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुँचते थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं। लद्दाख को ही अब तिब्बत कहा जाता है। ठीक है, ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरियाँ आदि लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। इन्हीं रास्तों से आप देख रहे होंगे, सॉरी, आप फोटो में देख रहे होंगे कि इन्हीं रास्तों से, लद्दाख के रास्तों से ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा था। ठीक है, अब यहाँ एक और क्वेश्चन बनता है। देखिए, लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है सीटी के क्वेश्चन में कि छोटा तिब्बत किसे कहा जाता है, तो लद्दाख को छोटा तिब्बत कहते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागर लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। ये आप देखते होंगे पश्चिमी शाल बुनती औरतें। ये देखिए, ये शॉल बुन रही है सब। यहाँ भी। अब हम जानेंगे केरल के बारे में। केरल, इसे देखकर आप लोग सोचते होंगे कि आखिर ये है क्या। ये एक प्रकार का जाल है जो पानी में लगाया गया है। इधर लकड़ी और इधर नेट डाला हुआ है और इधर रस्सी से ये खींचा हुआ है, बंधा हुआ है ये रस्सी से। ये रस्सी को ढीला करने से जाल नीचे आता है और मछली पकड़कर फिर ये ऊपर उड़ जाता है। इसमें बहुत सारी मछलियाँ आ जाती है। केरल भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। केरल मसालों के लिए फेमस है। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के अर्धदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। यहाँ से एक और क्वेश्चन बन गया। ईसा मसीह के संस्थापक धर्मदूत संत थॉमस 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। ईसाई धर्म लाने का श्रेय किसे जाता है? संत थॉमस
संत थॉमस को जाता है ईसाई धर्म का सिर लाने। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए। इब्न बतूता, अब आप लोग जानेंगे कि इब्न बतूता कौन थे। इब्न बतूता मोरक्को देश से आए थे। करीब 700 पहले यहाँ आए। अपनी यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। वास्को डी गामा पानी के जहाज़ से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। सबसे पहले क्या किया, पानी के रास्ते से वास्को डी गामा जो है वो पानी के जहाज़ से भारत आए। उसके बाद पुर्तगालियों यूरोप में भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। इन लोगों को पता नहीं था कि समुद्री रास्ता से भी क्या होता है, भारत जाने का रास्ता है। इन सभी ऐतिहासिक प्रभाव के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिन्हें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल है। चीन के व्यापारी भी केरल आए यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए। जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और उन्हें चीना वाला कहते हैं। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करते हैं कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। चावल की खेती के लिए क्या है, केरल की उपजाऊ जमीन, ठीक है। वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। कहाँ के लोग, केरल के लोग, ठीक है। केरल के लोग सब्जी, चावल और मछली ज़्यादा खाते हैं। जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव है। दोनों एक क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया है। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन ने व्यापारियों के अपनी ओर खींचा है। जैसे केरल में मसाले के लिए फेमस था और कश्मीर शॉल के लिए। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्रायः गहरा रिश्ता होता है। विविध की संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है। हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारी संस्कृति, रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहाँ हम पहुँचते हैं। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदायों के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे विविधता में एकता। जब अंग्रेज भारतवासी पर राज किया था तो उसने ये सोचा था कि यहाँ पर तो अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, हम इन लोगों में फूट डालेंगे और यहाँ राज करेंगे, यहाँ हमारा ही राज होगा। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि हमारी अनेकता में भी एकता है और इसी एकता की वजह से आज यहाँ पर हम लोगों को आज़ादी मिली, क्योंकि सब मिल करके उन्हें यहाँ से खदेड़ दिया। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेज़ों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेज़ों के
खिलाफ मिलजुल कर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेजों का अलग अलग तरीक़ों से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं, अभी मैंने कहा था ना, हाँ, लेकिन उसका प्लानिंग सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि उसमें काफ़ी विविधताएँ हैं और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितना भी अलग हो, लेकिन अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक थे। मिलकर जमकर उन्होंने भारतवासियों ने जमकर उन लोगों की धुलाई की। अब हम देखेंगे, आप ये जो पिक्चर देख रहे हैं इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, वो क्या कर रहे हैं, झंडा फहरा रहे हैं। यानी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाषण देते हुए पंडित नेहरू, आप लोग तो जानते ही होंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। यह गीत अमृतसर में हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया गया था। अब आप लोग यहाँ भी जान लीजिए कि आखिर जालियांवाला बाग है क्या। जब बहुत सारे लोग यहाँ आंदोलन के लिए बैठे थे जालियांवाला बाग में, तो वहाँ पर इतनी गोलियों की बारिश हुई कि अभी भी आप लोग वहाँ जाएंगे तो वो गोलियों के निशान आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। इतनी बेरहमी से वहाँ पे लोगों को मारा गया था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उस शांति प्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। कितनी बेरहमी से उन्होंने गोलियां चलवाई, ये भी नहीं देखा कि कितने लोगों की जानें चले गई। यहाँ पर महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान एवं सिख कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पश्चातापूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे, जिसमें से बहुत लोगों की जानें गई और उससे भी ज़्यादा लोग घायल हुए। यह गीत उन्हीं शहीदों की याद में गाया गया था। देख लीजिए ये गीत आखिर है क्या, बहुत अच्छा है। देखिए, दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपने हम पर आंसू बहा के जाना। सयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना, दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना। वाह, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानते हैं? अगर जानते तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा था कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू की लिखी हुई किताब की नाम क्या है? भारत की खोज। यहाँ देख सकते हैं, है ना, भारत की खोज। भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास है और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। यहाँ से एक और क्वेश्चन बन जाता, आप लोग जरा एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब हमें क्वेश्चन मिलता है, जैसे हम एग्ज़ाम में जाते हैं, सीटेट का एग्ज़ाम हो गया या कंपटीशन का एग्ज़ाम हो गया, तो उसमें क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। आप लोग इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। ये जो बॉक्स देख रहे हैं ना, इन्हीं बॉक्स, नीला कलर का बॉक्स, इन्हीं के अंदर से क्वेश्चन पूछा जाता है और यहाँ हम लोग ज़्यादा ध्यान ही नहीं डालते। लेकिन अब से आप लोग क्या करिएगा फ्रेंड्स, जो यहाँ पर लिखा हुआ है
इन्हें पढ़िएगा। इन्हीं में एक एक छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता का ही एक अभिव्यक्ति है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन तो मिल गया कि राष्ट्रगान की रचयिता कौन है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अब राष्ट्रगान के बारे में बात ही कर रहे हैं तो इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। इसे पहली बार 27 दिसंबर, कितना, 27 दिसंबर, अच्छे से नहीं लिखा पा रहा है, 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा आयोजित कोलकाता अधिवेशन के दूसरे दिन रविन्द्रनाथ टैगोर ने हिंदी और बांग्ला दोनों भाषाओं में गाया था। राष्ट्रगान जनगण मन के पहले छंद को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से इसे कब लाया गया, यहाँ देखिएगा 24 जनवरी, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को इसे मान्यता दी गई। ठीक है, आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। अब हम बात कर ही रहे हैं राष्ट्रगान की, तो हम राष्ट्रगीत के बारे में भी जान लेते हैं। राष्ट्रीय गीत के लेखक थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और इसे संविधान में कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को। यानी राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। तो ये रहा आज का हमारा चैप्टर, ये आज का चैप्टर हमारा समाप्त हुआ। अब कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको विविधता कैसी लगी, इसे पढ़कर आप लोगों के मन में क्या विचार आया और आप लोग दूसरे के प्रति जब अब आप लोग खुद अनुमान लगा सकते हैं कि विविधता क्या है और गैर बराबरी क्या है। तो आपको हमारा पहला चैप्टर कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और हम बहुत जल्द हाजिर होंगे दूसरे चैप्टर के साथ। फिलहाल इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।